हिमालय के हिमवीर हम हैं, भारत तिब्बत सीमा के वीर। इस पुलिस बल का गठन 24 अक्टूबर 1962 को हुआ और 55वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज के हमारे मेहमान हैं श्री कृष्ण चौधरी, महानिदेशक आईटीबीपी। कृष्ण जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। सबसे पहले तो 55वें स्थापना दिवस की आपको और पुलिस बल के सभी सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। तो इतिहास के पन्ने पलटकर जानना चाहेंगे कैसा रहा अब तक आईटीबीपी का सफर। ये शुरुआत हुई 4 बटालियन के साथ जब चीन के साथ युद्ध चल रहा था और ये शुरुआत हुई थी एक गुरिल्ला फोर्स के तौर पर। उसके बाद कालांतर में फोर्स का जो स्वरूप था वो बदलता चला गया और वो एक पारंपरिक सशस्त्र बल की तरह बन गया। हमने इस बीच एशियाड में 1982 में, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट में, कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान इन सब में भूमिकाएं निभाई। फिर 80-90 के दशक में हम बैंक सुरक्षा में भी डिप्यूट हुए। कालांतर में हमारा रोल मूल रूप से बॉर्डर गार्डिंग फोर्स का रहा। हमारी शुरुआत हुई उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से, जहां पर चीन सीमा पर हमारा बल तैनात था। फिर किन्हीं कारणों से लद्दाख हमको सौंपा गया और 2004 में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का भी जो इलाका है चीन सीमा का, वो भी हमको सौंप दिया गया। लंबा इतिहास है और उसमें किसी एक पल को चुनना बहुत महत्वपूर्ण, कहना थोड़ा कठिन होगा। लेकिन जैसा आपने कहा कि प्रमुख भूमिका बॉर्डर गार्ड करने की है, तो यदि हम लेह लद्दाख के काराकोरम पास से अरुणाचल के जयचपला के 3500 किलोमीटर सीमा की बात करें, तो जो भारत और चीन की सीमा है, यहाँ पर अलग चुनौतियां, कठिनाइयां किस तरह की आती हैं आपको? देखिए, ये एक उत्तर पश्चिम में जो हमारा क्षेत्र है वो बेसिकली कोल्ड डेजर्ट है। लद्दाख का जो पूरा इलाका है, वहाँ ऊंचाइयों की तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा महत्ता नहीं रह गई है, बिकॉज 10-1 हज़ार से तो हमारा कार्य क्षेत्र प्रारंभ ही होता है। लेकिन ठंड बहुत भीषण होती है और बर्फ़ के समय में कई बार हमारी हमारी चौकियाँ हैं वो कम्प्लीटली कट ऑफ हो जाती हैं जी। अभी भी 172 जो हमारी चौकियाँ काम कर रही हैं, उनमें से 75 ऐसी हैं जो सड़कों से जुड़ी हुई नहीं हैं और 44 तो ऐसी हैं जहाँ पर कि बिना हेलीकॉप्टर के ना तो लोग भेजे जा सकते हैं, ना रसद भेजा जा सकता है, ना ईंधन भेजा जा सकता है। तो मुश्किल है टेरेन। और दूसरा नॉर्थ सिक्किम फिर वैसा ही है, बहुत ज़्यादा डेसोलेट टाइप का, कोल्ड डेजर्ट टाइप का क्लाइमेट है। दूसरे एक्सट्रीम पर अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ पर के घने जंगल हैं और बारिश बहुत ज़्यादा होती है, 6 महीने 7 महीने लगातार बारिश होती रहती है। तो इन दोनों टेम्परेचर एक्सट्रीम्स के बीच में हमारे लड़के काम करते हैं। मगर एक जज्बा है आईटीबीपी का जो बुलंदी के से हटने को तैयार नहीं। थोड़ा बताइए, जो दुर्गम पहाड़ियाँ, दुर्गम परिस्थितियों का आपने उल्लेख किया, कैसे आप डीजी होने के नाते ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी जवान इन परिस्थितियों में अच्छी मानसिक सेहत रखें? काम करने की परिस्थितियों में बदलाव आ रहा है। जब सड़कें बहुत कम हुआ करती थीं तो लोग कई महीनों तक एक ही जगह पड़े रह जाते थे। अब हमारा प्रयास रहता है कि 3 महीने से ज़्यादा किसी को बहुत हाई एल्टीट्यूड पर न रखा जाए। जैसा आप जानते हैं, 9000 से 18,500 फुट तक की ऊंचाइयों पर हमारी बीओपीज़ हैं, तो खास करके जो 12,000 के ऊपर वाली बीओपीज़ हैं उनमें ज़्यादा परेशानी होती। तो वहाँ के लोगों को हम प्रयास करते हैं कि चेंज ओवर होता रहे। सड़कों के कारण इसमें अब कुछ सुविधा हुई है, मगर अभी भी ठंड की परेशानी बहुत ज़्यादा रहती है। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो सारे जवान फेस करते हैं, खास करके जाड़ों में, वो ये कि पानी हमेशा जम जाता है। तो पानी जम जाना सुनना बड़ा सरल लगता है, लेकिन अगर आपको ऐसे स्थान पर रखा जाए जहाँ तरल पानी हो ही ना, तो जो मुसीबतें होती हैं उनका सिर्फ आप अनुमान लगा सकते हैं। पीने को पानी नहीं, मुँह हाथ धोने को पानी नहीं, कपड़े धुलने का प्रश्न नहीं उठता, शौच करने के लिए पानी नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरे के परिवार से लंबे अरसे तक दूर रहना और कभी कभार टेलीफोन पर घर से बात हो जाने के कारण घर की जो परेशानियां हैं, जो मुसीबतें हैं, वो भी चली आती हैं आपके जीवन में। आमतौर पर जब जवान कोई घर फ़ोन करता है तो इस उत्साह के साथ फ़ोन करता है कि परिवारजनों के साथ कुछ प्यार की बातें होंगी, कुछ मिठास की बातें होंगी, मगर उनके साथ साथ जो कड़वाहट है, जो वहाँ की परेशानियां हैं, वो भी उसके हिस्से चली आती हैं। लेकिन मैं जिज्ञासापूर्वक जानना चाहूँगा, दिल्ली जैसे महानगरों की अगर हम बात करें तो हम पल पल मोबाइल से जुड़े हैं, स्मार्टफोन का ज़माना है, इतनी ऊपर ऊंचाई पर 9000 से लेकर 18,000 फीट तक, तो क्या वहाँ उनके पास संचार संवाद के क्या साधन रहते हैं? अब हमारा प्रयास है कि लगभग 125 मोबाइल टावर बीएसएनएल ने स्वीकृत किए हैं और उनके लिए पैसे भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। ये टावर जब लग जाएंगे तो कम से कम हमारे कैंपस में कनेक्टिविटी हो जाएगी। लेकिन अभी हमने कुछ विशेष व्यवस्था करा रखी है टेलीफोन की, जिन्हें हम डीएसपीटी सेट कहते हैं, और उनके माध्यम से हम जवानों को कुछ दिनों के बाद थोड़े समय के लिए बात करने देते हैं। और वैसे में अगर कोई मानसिक उलझन हो जाए, ऑक्सीजन की कमी हमेशा रहती है और उसी में काम भी करना पड़ता है, भूख बिल्कुल मिट जाती है, खाने का जी नहीं करता है, तो ऐसे में मानसिक तनाव स्वाभाविक है। हमारे यहाँ एक काडर हुआ करता था, एजुकेशन काडर, जो बेसिकली हमारे रिमोट लोकेशंस में छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए और ये एडल्ट एजुकेशन इन सब पर ध्यान देता था। मगर कालांतर में जब स्कूल्स काफ़ी होने लगे और वे ज़रूरतें कम होने लगी उनकी, तो हम लोग ने उनको एजुकेशन कम स्ट्रेस काउंसलर करके कन्वर्ट कर दिया। उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलाया गया है। सौभाग्यवश हमारे यहाँ प्रोफेशनल साइकियाट्रिस्ट भी हैं और उन्होंने भी उनको ट्रेनिंग दी है। तो उनके माध्यम से हम स्ट्रेस काउंसलिंग पर बहुत जोर देते हैं और जहाँ जहाँ पर हमारे ये स्ट्रेस काउंसलर्स उपलब्ध हैं वो अपने लेवल पर काउंसलिंग का भी काम करते हैं और जब किसी को विशिष्ट परेशानी होती है तो उनसे सहायता भी लेता है।
तो जैसा बॉर्डर गार्डिंग के साथ साथ आपने कहा आईटीबीपी की अन्य भूमिका भी रहती है, उसमें से एक है आपदा प्रबंधन। तो क्या आईटीबीपी हमेशा तत्पर रहता है कि खुदा न खास्ता कोई डिजास्टर हो जाए तो उसका मैनेजमेंट करना हो? आपदा के बारे में ड्राइंग रूम में बैठकर बात करना और दरअसल उसको झेलना में बहुत बड़ा फर्क है जी। सौभाग्य कहिए दुर्भाग्य कहिए मेरा, मैं जब दिल्ली आया पहली बार तो मेरी पोस्टिंग डीजी एनडीआरएफ के तौर पर हुई थी जी। और वो समय था जब उत्तराखंड की त्रासदी तुरंत समाप्ति हुई थी। आईटीबीपी के संबंध में ये कहना है कि हम चूंकि पर्वतों में ही काम करते हैं और पर्वतों पर ही हमारी लोकेशंस हैं, बटालियंस हैं, पीओपीज हैं, हमारे फोर्स में जो भी आता है वो पर्वतारोहण में, स्कीइंग करने में, रस्सों के इस्तेमाल में, दरअसल माउंटेन में हर तरह की मूवमेंट करने का एक अभ्यस्त हो जाता है और कुशलता भी आ जाती है उसमें। तो जब भी वैसे रिमोट लोकेशंस में कोई त्रासदी होती है, चाहे कोई गाड़ी खड्ड में गिर जाए या नदी में बह जाए या कोई बच्चा बह जाए या कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, लैंडस्लाइड्स हो जाएं, तो उनमें सबसे निकट हम ही उपलब्ध हैं। और हमें हमारा एक अपना इंस्टीट्यूट है जिसमें हम आपदा प्रबंधन पर सभी लोगों को प्रशिक्षण भी देते हैं। तो हमारे लड़के प्रशिक्षित हैं और हमारे पास इक्विपमेंट भी है। तो जैसे ही कोई जानकारी मिलती है हम सबसे पहले प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक जानों को बचाएं। क्या बदलाव देखा है मुख्य तौर पर आपने पुलिस बल में? बदलाव पुलिस बल में अलग से नहीं आया है, बदलाव एक तरह से देखिए तो समाज में ही आया है। चूँकि ज़िंदगी की रफ्तार तेज़ हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के कारण संचार के माध्यम बहुत अच्छे हो गए हैं, तो किसी से भी संपर्क साधना बहुत आसान है। जहाँ पहले चिट्ठी पत्री हुआ करती थी वहाँ आजकल छोटे से एसएमएस से काम चलता है। जहाँ आपको कतारों में लगकर रेलवे की टिकट और ये सब करना पड़ता था, आज के दिन में आप ऑनलाइन बुकिंग कर लेते हैं। तो तेज रफ्तार एक तरफ आया है और उसके कारण संभवतः एक अधैर्य आ गया है हर किसी में। हम भी एसपी हुआ करते थे 83 के 80 के दशक में, 90 के दशक में। अपराध होते थे, हम उनमें मेहनत करते थे, उनका अनुसंधान करते थे, दोषी को पकड़ते थे, उसको सज़ा भी होती थी, मगर बहुत अधिक दबाव नहीं रहता था। आज जो एसपी जिलों में काम कर रहे हैं या फील्ड में काम कर रहे हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव रहता है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि जो अपराध हुआ है उसकी 5 मिनट में लोग पकड़े जाएं और उनको सज़ा भी हो जाए। तो ये इंस्टेंट जस्टिस, क्योंकि हर चीज़ इंस्टेंट मिल रही है, तो जस्टिस को भी इंस्टेंट ढूंढने लगे हैं लोग, जो कि संभव नहीं है और उचित भी नहीं होगा, क्योंकि अगर सही अनुसंधान किए बिना किसी को सज़ा दिला दी जाए तो वो भी अन्यायपूर्ण होगा। एक तो पहलू ये है। दूसरा ये है कि हमारे समय में इतने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं थे, मोबाइल फ़ोन्स की लिसनिंग, उनको वॉच में रखना, क्रिमिनल्स को ट्रैक करना, और बहुत ज़्यादा साइंटिफिक एड्स उपलब्ध नहीं रहा करते थे। तो बड़े पुराने और ट्रेडिशनल ढंग से हम अनुसंधान किया करते थे, तो बस वो कड़ी मेहनत ही एक विकल्प रह जाता था। इन सब में बदलाव आया है, मगर कहीं कहीं पर लोग शॉर्टकट लेने लगे हैं, जो शायद अच्छा नहीं। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण साधन जो पुलिस बल का रहता है खासतौर पर कठिन परिस्थितियों में, वो हैं जो एनिमल्स साथ होते हैं, चाहे वो हॉर्सेस हों, डॉग्स हों, और आपकी लीडरशिप में आपका प्रयास है कि उनका भी पूरा ध्यान रखा जाए। अभी आपको खुशी होगी जानकर हमने अपने फोर्स में हॉर्सेस के लिए और डॉग्स के लिए भी मेडल इंस्टीट्यूट किए हैं, और हर एक साल हमारे फोर्स का जो सबसे अच्छा घोड़ा और सबसे अच्छा श्वान होगा उसको हम मेडल से अलंकृत करेंगे। दैट अपार्ट हमारा जो एक अपना इंस्टीट्यूट है जहाँ पर कि हम डॉग्स की ट्रेनिंग करते हैं, नेशनल लेवल के रेपुटेशन है उसकी। एनिमल्स जो हैं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाते हैं हमारे आईटीबीपी में, क्योंकि हमारे कई लोकेशंस ऐसे हैं जहाँ पर के सामान ले जाने के लिए, जब किसी की पोस्टिंग होती है तो वो अपना सामान लेकर के जाता है, जब लौटता है तो सामान लेके आता है, राशन का सामान पहुँचाने के लिए, ईंधन पहुँचाने के लिए, यहाँ तक कि पीने का पानी पहुँचाने के लिए हमको कई बार म्यूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में हमारे कुछ याक भी हैं, उनका भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे आप डीजी हैं आईटीबीपी के, आपका लीडरशिप स्टाइल क्या है, कैसे कार्य करते हैं आप? इतनी बड़ी फोर्स, जैसा आपने कहा 7 बटालियन, 90,000 से ज़्यादा पर्सनल, कैसे मैनेज करते हैं? मैं हमेशा से एक पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट में विश्वास करता रहा हूँ, तो मेरा प्रयास ये रहता है कि हमारे जितने सीनियर मैनेजर्स हैं उनकी राय हर महत्वपूर्ण विषय पर ले ली जाए। ऑफकोर्स निर्णय तो अंततः किसी एक व्यक्ति को लेना ही पड़ता है और वो मैं लेता हूँ, लेकिन उसके पूर्व मैं चाहता हूँ कि हर दृष्टिकोण, हर पहलू समझ लिया जाए किसी भी प्रॉब्लम का। तो मेरा स्टाइल हमेशा से पार्टिसिपेटिव रहा है। और एक चीज़ जो व्यूअर ज़रूर जोड़ेंगे आईटीबीपी से, वो ये है जो सालाना कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है या फिर अमरनाथ यात्रा, उसमें किस तरह की भूमिका देखते हैं आप? अमरनाथ यात्रा में तो हमारा रोल सीमित रहता है, वहाँ सीआरपी ज़्यादा और जैन के पुलिस ज़्यादा रोल अदा करती है। हमारी भी कुछ कंपनियां जाती हैं सहायता करने के लिए, बट कैलाश मानसरोवर यात्रा एक है जो कि लगभग पूरी तरह से हमारे ही संरक्षण में चलती है। उसमें हम संचार व्यवस्था प्रोवाइड करते हैं, सुरक्षा व्यवस्था प्रोवाइड करते हैं और मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। हमारा एक ऑफिसर लियाज़ के तौर पर हर एक टीम के साथ जाता है। इस वर्ष भी लगभग 25 टीमें गई हैं, जिनमें लगभग 2000 यात्रियों को हमने दर्शन करवाया है। अब एक नया मार्ग खुल गया है नाथुला सिक्किम के माध्यम से, जिसमें लोग सड़क यात्रा करते हैं और गाड़ी से जाते हैं, तो वो सरल हो गया है लोगों के लिए जाना, बट हमारा रोल दोनों जगहों पर रहता है। तो हम इस रोल को तो समझ रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि जो रोल असली समझना है किसी ने, तो बहुत ज़रूरी है कि वो लेह लद्दाख जाए, वो अरुणाचल जाए, तभी शायद समझ पाएंगे कि आखिरकार वो जवान जो उतनी ऊंचाई पे काम कर रहा है आखिर किन परिस्थितियों में काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए एक छोटे से ब्रेक लिए रुकते हैं और उसके बाद हम कृष्ण चौधरी जी से बात करेंगे उनकी स्कूल और कॉलेज लाइफ पर। क्या बनाएगा स्टार्स को सुपरस्टार? लक्स गोल्डन रोज। कौन परखेगा इनकी अदा?
Lux Golden Rose. और इनकी नजाकत। कहां मनाया जाएगा इनकी खूबसूरती का जश्न? लक्स पेश करता है एक हसीन शाम बॉलीवुड के हसीन सितारों के नाम। लक्स गोल्डन रोज अवार्ड्स जल्द ही आपके टीवी पर। वेलकम बैक। आज सवेरे में आज हम बातचीत कर रहे हैं श्री कृष्ण चौधरी जी के साथ। आप इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल हैं। कृष्ण जी, सबसे पहले क्योंकि हमने आईटीबीपी की भूमिका जान ली है, बहुत से ऐसे युवा होंगे जो इस पुलिस बल का हिस्सा बनना चाहते होंगे, तो थोड़ा बताइए किस तरह की भर्ती होती है, क्या स्कोप है? देखिए, आईटीबीपी में भर्ती होने की जिसको भी इच्छा हो वो सबसे पहले तो हमारे वेबसाइट पर जाए, वहाँ सारी जानकारी उपलब्ध है। और हमने अब एक रिक्रूटमेंट के लिए पोर्टल भी बना लिया है जो कि लॉन्च हो चुका है, वहाँ सारी सहायता मिल जाएगी। हमारे यहाँ बेसिकली एक तो जो हमारा मेन काडर है जिसको जनरल ड्यूटी काडर कहते हैं, उसमें भर्तियां होती हैं असिस्टेंट कमांडेंट के लेवल पर जो यूपीएससी करती है, और बाकी सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स हविलदार्स के लेवल पर वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करता है। तो रिक्रूटमेंट के लिए हमेशा एडवर्टीजमेंट्स निकलते हैं और उनकी सारी विवरण उसमें रहता है। जो युवा हैं जिनको के साहसपूर्ण या एडवेंचरस लाइफ में आना हो, उनके लिए आईटीबीपी बहुत बढ़िया करियर है एंड प्रमोशंस के प्रॉस्पेक्ट बहुत बढ़िया है। आप ऐसी जगहों पर आपकी ड्यूटी होती है जो सारे रमणीक स्थल हैं। ये सही है कि थोड़ा जीवन कठिन है, मगर जीवन के शुरुआती दौर में थोड़ा कठिनाई सह करके अगर रमणीक स्थानों पर रहने को मिल जाए तो मेरे ख्याल से ये बड़ा आकर्षक है। Stands by this ancient code drawn from the pages of Mahabharata. It means hard work and efficiency leads to success. An apt philosophy for a premier central police training institute like ours. The ITBP Academy trains men to be officers, to be strong and resolute, fair and righteous, informed and astute. It is a place where they are taught to be ready to meet all eventualities in the line of duty, to seek excellence in every endeavor, and to always uphold the honor and pride of the nation. तो आपको आसानी से अच्छा टैलेंट मिल जाता है या आपको लगता है आज का युवा बहुराष्ट्रीय कंपनी के जो बड़े सैलरी पैकेजेस हैं उसकी ओर ज़्यादा आकर्षित होता है? जनाब, पैसों की उपयोगिता एक सीमा तक ही रहती है। मैं आपको एक वाकया बताऊं कि मैंने जब नौकरी शुरू करी तो मैं एक बैंक में काम किया करता था और मुझको 400 रुपये तनख्वाह मिलती थी उस समय। फिर जब आईपीएस में आया तो 850-900 रुपये के करीब पैसे मिला करते थे, और वो इतना ज़्यादा होता था कि मेरी पत्नी 400 रुपये में पूरा घर चला लेती थी। और उन दिनों भी हालांकि लोग चिढ़ाते थे कि तुम बड़े कंजूस किस्म के हो, बट 100-150 रुपये में तब भी बचा लिया करता था। आपका बेटा सॉफ्टवेयर में, बेटी लॉ कर रही है, तो उन्होंने इच्छा जताई कि हम देश की सेवा में फोर्सेज में आना चाहते हैं। देश की सेवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी करता है और लॉयर भी करता है। हमने कभी भी मेरी पत्नी ने या मैंने कभी अपने बच्चों को किसी एक दिशा में भेजने की कोशिश नहीं की, और उनका जो स्वाभाविक रुझान था उस तरफ वो गए और हमने उनके रुझान को समर्थन देने की कोशिश की। लेकिन पुलिस की नौकरी करना अपने आप में काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहता है, ऐसे में आपके परिवार का सहयोग कैसा रहा? मेरे पिता भी पुलिस में थे, मेरे दादा प्रमोटेड आईएएस अफसर थे, मेरे ससुर जो हैं वो भी आईपीएस अफसर हैं। तो ये माहौल तो परिवार में शुरू से ही था। विवाह होने के बाद भी जब मैं एएसपी था और कभी कभार 2-3 दिन तक घर नहीं लौटता था, तो मुझे मन में लगता था कि मेरी नई नवेली पत्नी है, उसको परेशानियां होती होंगी। बट उनसे पूछने पर वो यही कहा करती थी कि मैंने तो ये ज़िंदगी देखी हुई है और मैंने चुन के तुमसे शादी करी है, तो प्रॉब्लम क्या है? आपके फादर अरुण जी की कोई बात याद आती है आपको जो आज भी आपको जीवन में बहुत प्रेरणा देती हो? बड़े परोपकारी थे और तटस्थ होकर रहने की सीख हमेशा उन्होंने हमको दी। कोई भी कठिन परिस्थिति आती थी तो वो कहते थे कि इसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, और कभी कभार फेलियर्स होते हैं, उनके लिए परेशान नहीं होना। विषमताएं आती हैं जीवन में। पढ़ने लिखने वाले लोग थे, उनको म्यूज़िक का बड़ा शौक था, बुद्धिज़्म पर बहुत काम किया हुआ था उन्होंने, तो थोड़ा आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। और माता जी की अगर बात करें तो जब वो देखती हैं कि बेटे ने इतनी सम्मानित पोस्ट पे कार्य किया है तो बहुत गौरवान्वित महसूस करती होंगी। हाँ, मगर अब मेरे ख्याल से कुछ दिनों से उसको ये चिंता लगी रहती है कि अब बहुत हो गया, तुम सेवानिवृत्ति जल्दी हो जाए तो कुछ दिन नॉर्मल जीवन भी बिता लो। लेकिन अगर स्कूल लाइफ की बात करें तो सेंट माइकल स्कूल पटना में जब आप पढ़ते थे, वहाँ आप कह रहे थे फादर केविन का भी बहुत प्रभाव रहा आप पर। देखिए, ये बात तब की है, दरअसल सेंट माइकल्स नहीं, उन दिनों में सेंट जेवियर्स में पढ़ा करता था। सेंट जेवियर्स में मैंने 7वीं 8वीं और क्लासेस पढ़ी, तो उन दिनों में कुछ पढ़ने में शायद कमज़ोर था और ख़ास करके जी नहीं लगता था खेलने में और इस तरह की धमा चौकड़ी में ज़्यादा ध्यान रहता था। तो एक टीचर हुआ करते थे फादर केविन क्लेरी, जो हम लोग को, जो हमारे इंग्लिश के टीचर थे, और एक उन्होंने मुझको अभी तक स्मरण है कि एक एक्सरसाइज दिया था, एक ऐसे लिखने को हम लोग को, और उस ऐसे को जब मैंने मेहनत करी थी, मगर जब उन्होंने उसको पढ़ा और उसकी पूरे क्लास के सामने तारीफ़ की और मेरे पीठ पर हाथ रखकर उन्होंने शाबाशी दी, तो मानो एक वो टर्निंग पॉइंट था जीवन का, जबकि मुझको लगा कि अगर थोड़ी मेहनत की जाए तो सफलता ऐसी होती है जब आपके गुरुजन आपको अप्रिशिएट करें, और एक अच्छा लगा कि पूरे क्लास के सामने बड़ाई की गई। उसके बाद फिर मुड़कर कभी पीछे नहीं देखा और फिर
क्लास के बीच में रहा करता था, धीरे धीरे ऊपर आता चला गया और बाकी तो ईश्वर की कृपा रही। पटना विश्वविद्यालय के दिन की अगर बात करें, हमने शुरुआती तौर पर हम लोग क्योंकि सीनियर कैम्ब्रिज से निकले थे तो एक वहाँ स्पेशल आईए का प्रोग्राम होता था जिसमें हम कुछ दिन करने के बाद कैचअप कर लेते थे जो मैट्रिकुलेशन स्ट्रीम से आते थे उनके साथ। उसके बाद मैंने इंग्लिश ऑनर्स में बीए किया। वो जेपी मूवमेंट का ज़माना था तो परेशानियाँ होती थीं, इम्तहान बहुत देर से हुआ करते थे, तो सही मायने में पूछे तो मेरा 1974 में ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए था, मगर होते होते 2-2.5 साल एक्स्ट्रा लग गए। फिर एमए में एडमिशन लिया इंग्लिश में ही और कोर्स पूरा करने के बाद सेंटअप हो गया था, तो एक व्याकुलता रहती थी कि अब ग्रेजुएट हो गए हैं, कुछ ना कुछ नौकरी मिलनी चाहिए, तो जहाँ जहाँ भी मौका मिलता था प्रयास करते थे कि जॉब मिल जाए। पर आपको उतनी कठिनाई क्यों आई? क्योंकि आप तो शुरू से ही मेधावी छात्र थे, बल्कि आपको तो नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप भी मिली थी। जी, नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप तो मिली थी क्योंकि ग्रेजुएशन में सेकेंड पोजीशन था यूनिवर्सिटी में, मगर जैसा आज लगता है कि आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, उन दिनों भी कंपटीशन कम नहीं था, क्योंकि एक तो कि माहौल नहीं हुआ करता था और क्या कहूँ आज के दिन में उस समय की सोच करके लगता है कि किताबें बड़ी मुश्किल से मिला करती थीं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का कभी नाम निशान नहीं सुना था। मैंने जब आकर यहाँ पर थोड़े दिनों एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया तो लोग हंसा करते थे मेरे ऊपर कि अब तेरे को कोचिंग की ज़रूरत पड़ रही है एंड सो ऑन। बट ईश्वर की कृपा ही रही मैं कहूँगा, क्योंकि मेधावी तो छात्र मेरे साथ बहुत और थे जिनको अच्छी नौकरियाँ नहीं मिल पाई। तो आपने सिविल सर्विसेज की कब सोची? मेरी माँ अभी भी मुझको चिढ़ाती हैं, मैं बचपन से ही कहा करता था कि चाहे सब इंस्पेक्टर की नौकरी क्यों ना मिले मैं जाऊँगा पुलिस में ही। ये वर्दी से प्यार था? जी, एक शुरू से पिता को देखा था, मेरे पिता बहुत हैंडसम लोग थे और एक लगता था कि कई लोग उनके पास आया करते थे अपनी परेशानियाँ लेकर के, कभी हमारे गाँव से कभी हमारे मोहल्ले से, और मैं उनको देखता था कि वो किसी न किसी तरह से उनकी मदद ज़रूर करते थे। ऑफिस में क्या होता था इसकी जानकारी तो मुझको नहीं है, लेकिन इतना ये एहसास होता था कि ये शख्स ऐसी जगह पर है जहाँ पर कि लोग रोते हुए आते हैं तो ये उनके लिए कुछ मदद कर पाता है। तो एक मन में ये जज्बा था कि अगर मैं भी उनके पचिन्हों पर चल पाऊँ तो अच्छा रहेगा। आपने कहा आपके पिता वर्दी में बड़े हैंडसम लगते थे, हम व्यूअर्स को खासतौर पे ये फोटो दिखाना चाहेंगे, अरुण जी की वर्दी में फोटो। आपकी भी एक बहुत पुरानी फोटो है कॉलेज लाइफ से। ये फोटोग्राफ मेरे पिता की तब है जब वो जमशेदपुर जिले में एसपी हुआ करते थे, 1962-63 की बात है ये। जब आईटीबीपी 55वां स्थापना दिवस मना रहा है, आपको स्मरण है, ऐसे लगता है जैसे मानो कल की ही बात हो, तो समय बहुत जल्दी बढ़ जाता है, बहुत जल्दी लेकिन यादें रह जाती हैं। बहुत जल्दी बीत जाता है। बचपन के दोस्त, सर्विस में आने के बाद जो दोस्त बने वो आज भी दोस्त हैं, बहुत प्यारा मीठा संबंध है उनके साथ, लेकिन हम जब साथ बैठते हैं तो यूँ लगता है जैसे कि अभी कल की तो बात है कि सर्विस ज्वाइन किया था। समय तो बीतता है तेजी से। शीला जी से पहली बार कब मुलाकात हुई आपकी? उनके पिता और मेरे पिता दोनों बैचमेट्स हैं। अच्छा, तो IPS। सर्विस में दोनों आईपीएस में बैचमेट्स थे। तो जब मेरा सिलेक्शन आईपीएस के लिए हो गया तो मेरे फादर इन लॉ उस समय में डिप्टी डायरेक्टर थे नेशनल पुलिस एकेडमी में। तो मेरे पिताजी ने उनको एक चिट्ठी लिख दी कि भाई बेटा मेरा जो है मेरे सलाह के खिलाफ जाकर आईपीएस में जा रहा है, तो ये ट्रेनिंग के लिए जा रहा है, ज़रा इसका ध्यान रखना। तो खैर ध्यान क्या रखना था, वहाँ तो ऐसी रगड़ाई होती थी कि उसमें मेरे ख्याल से उनका मेरे पिता की चिट्ठी लिखने के बाद शायद उन्होंने कुछ मेरी रगड़ाई ज़्यादा ही करवा दी। मगर उस प्रोसेस में क्योंकि बड़ा कठिन जीवन होता था तो हम कुछ एक छोटा सा ग्रुप था हमारा। आज जो डायरेक्टर हैं एनपीए की अरुणा भगना जी, अभी तुरंत रिटायर हुए हैं, अब एडवाइज़र हैं एमएचए में मिस्टर अशोक प्रसाद, और कई दोस्त थे। तो हम सब ने मिलकर ये तय किया कि हम एक प्ले करेंगे, थिएटर। और उस इत्तेफाकन जो हमने प्ले चुना उसमें कुछ महिलाओं की भी रोल्स थी, और हमारे बैच में सिर्फ एक अरुणा जी थी जो कि इंटरेस्टेड थी उस प्ले में भाग लेने के लिए। तो हमें 2-3 और कैरेक्टर्स की ज़रूरत थी। तो हमने फिर जाके फैकल्टी मेंबर्स के परिवारों से रिक्वेस्ट करी, और उस प्रोसेस में हमारी पत्नी जी भी तैयार हुई हमारे साथ उस प्ले में आने को। तो उस दौरान फिर भेंट होती गई, उनका भी रुझान था कुछ इंग्लिश लिटरेचर की तरफ, मैं लिटरेचर का स्टूडेंट था, तो फिर बात बढ़ती चली। और अब तो हमने देखा है कि आईटीबीपी की जो वाइफ्स एसोसिएशन है वो मिलकर हर साल आईटीबीपी का एक मेला भी करती हैं कि दूर दराज से जो आप अच्छी कोई चीज़ बनती है तो उसे आप महानगरों में लाएं, लोगों तक पहुंचाएं। जी, अभी कुछ दिन पहले ये मेला संपन्न हुआ है, मेरे ख्याल से 15 से 17 तारीख तक चला था। हमारे हर यूनिट में वेलफेयर सेंटर्स हैं जिनमें जो हमारे यूनिट कमांडेंट होते हैं या डीआईजी होते हैं उनकी पत्नी नेतृत्व प्रदान करती हैं, और जितने भी हमारे जवान हैं, अफसर हैं, उनकी पत्नियां उसमें भाग लेती हैं। तो हर जगह कोई ना कोई हुनर है, हर व्यक्ति में कोई ना कोई कौशल है, तो उसका विकास करने की कोशिश होती है। और नहीं कुछ तो साथ बैठकर कुछ दर्द बांट लेना, कुछ हंस लेना, एक ये महत्वपूर्ण पहलू रहता है। बट पिछले 1.5-2 वर्षों से जब से मैं यहाँ हूँ मैंने देखा है आईटीबीपी में टैलेंटेड लोगों की बिल्कुल कमी नहीं है। और हमारे यहाँ चित्रकार हैं, हमारे यहाँ काश्तकार हैं, हमारे यहाँ बहुत अच्छे गायक हैं, और सिलाई का काम बहुत बढ़िया होता है। हमारे यहाँ देहरादून सेंटर में अब कारपेट्स बनने लगे हैं। तो इस तरह की जो टैलेंट्स, लेटेंट टैलेंट थी, उसको टैप करके, और वहाँ हम प्रयास ये कर रहे हैं कि कुछ मन लगाने के लिए और कुछ रोजगार के साधन भी बढ़ाने के लिए, कुछ परिवार का इनकम बढ़ जाए इसके लिए, ये सारे प्रयास हमारी जो वेलफेयर एसोसिएशन है, वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन, वो इसका
ध्यान रखती हैं। और जैसा आपने बताया कि जो फोर्स के लोग हैं वो माउंटेनियरिंग में स्पेशलिस्ट हैं, तो बड़ा लाजमी है कि खेलकूद की अगर बात हो तो पर्वतारोहण में तो बहुत से पुरस्कार आपकी झोली में आए हैं। जी, बहुत खुशकिस्मत रहे हैं इस मामले में। मेरे ख्याल से 6 तो पद्मश्री मिले हैं हमारे माउंटेनियर्स को और 12 टेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड्स मिल चुके हैं और हर एक साल अभी भी हमने माउंटेन क्लाइंबिंग में खिताब हासिल किया है। इस अगले साल हमारा प्रयास है कि हम माउंट धौलागिरी पर पर्वतारोहण करें। हमारे पर्सनल ने माउंट एवरेस्ट को कई बार क्लाइंब किया है, 200 से ज़्यादा पीक्स अभी तक ITBPians क्लाइंब कर चुके हैं। तो पर्वतारोहण तो हमारे मूल नेचर में आ गया है। और आप इनकरेज करेंगे खासतौर पर युवा जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं कि वह भी माउंटेनियरिंग को अपनाएं, एडवेंचर स्पोर्ट्स को अपनाएं जीवन में? एडवेंचर तो एक ऐसी चीज़ है जो कि यौवन के समय में ऐसे ही आकर्षित करती है, बट कई ऐसे एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं जिनकी सुविधाएं बहुत आसानी से नहीं मिल पाती। मैदानी क्षेत्रों में माउंटेनियरिंग के लिए या स्कीइंग के लिए या रिवर राफ्टिंग के लिए, इन सब के लिए तो अवसर मिलते नहीं और इन सब में हमें विशेष महारत हासिल है। हमारा अपना स्कीइंग और माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है, हमारे जो राफ्टिंग के एक्सपर्ट्स हैं हमारी शिवपुरी में अपनी यूनिट है। तो जो नए लड़के हमारे पास आते हैं वो उनमें से जो रुचि दिखलाता है, माउंटेनियरिंग तो हम सबको सिखलाते हैं, स्कीइंग भी सबको सिखलाते हैं, मगर राफ्टिंग या ऐसी जो स्पेशलिस्ट ये हैं विधाएं हैं उनमें जो रुचि दिखलाता है उनको हम एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देते हैं। इससे पहले मैं दूसरी ब्रेक लूँ, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जब खाली समय मिलता है, ब्रेक लेते हैं, तो क्या करना पसंद करते हैं? पढ़ने का शौक़ है और पुराने फिल्मों के संगीत गाने सुनता हूँ। पुराने टीवी सीरियल्स देखने का बड़ा शौक़ है, बेसिकली इंग्लिश सीरियल्स का। और मैं और मेरी पत्नी दोनों ट्रैवल बहुत करते हैं। हमारी एक लालसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जगहों को देख पाएँ। और आपके पोते का जिक्र ना हो तो हो नहीं सकता, तो जो 3 साल का पोता है आपका कार्तिक, वो घर में समझता है कि आप ITBP के महानिदेशक हैं या उसके लिए सिर्फ दादाजी? अभी तत्काल तो दादाजी ही हैं, बट कभी मेरी टोपी सर पे डाल करके सलाम करने की कोशिश करता है। कभी मैंने एक अरुणाचल से एक कैप लेकर के आया था, कभी उसको लगाकर घूमता है और सबसे अच्छा लगता है जब घर लौटता हूँ तो स्वागत करने को हमेशा बाहर खड़ा रहता है। तो जैसा आपने कहा कि माता जी कहती हैं कि कृष्ण अब सेवानिवृत्ति के बाद घर बैठो, क्या करना चाहेंगे आप? किताब लिखना चाहेंगे? अभी सोचा नहीं, मगर एक तो बड़ी प्रबल इच्छा है कि हिंदुस्तान में बहुत कुछ बचा रह गया है देखने को, तो जब तक शारीरिक रूप से सक्षम हूँ तब तक घूमने की बड़ी इच्छा है। बहुत किताबें खरीदता चला गया जिनमें से आधे से ज़्यादा मैं पढ़ नहीं पाया हूँ, वो जमा होती गई हैं, उनको पढ़ना है। गाँव के जो पुराने संबंध हैं वो कई बार उलाहना देते रहते हैं कि तुम अब पिछले 2 साल से मैं जा नहीं पाया हूँ, तो गांव के अपने जो प्रियजन हैं उनके साथ थोड़ा समय बिताना चाहूँगा। लोगों ने आपको जरूर कहा होगा कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। थैंक यू। तो क्या ये भी संभव है कि आने वाले समय में कृष्ण चौधरी जी अपनी आवाज़ ब्रॉडकास्टिंग में आजमाएं? पब्लिक स्पीकिंग तो पब्लिक सर्विस का एक हिस्सा बन जाती है। ऑफ कोर्स जो हमारे राजनेता हैं उनको जितनी महारत हासिल है उतनी, क्योंकि वो उनको बहुत ज़्यादा ऐसे अवसर भी मिलते हैं और उनकी एक बाध्यता भी रहती है कि पब्लिकली बोलें। मगर हमारे साथ भी कई बार पब्लिक स्पीकिंग के मौके मिलते हैं और प्रारंभ से ही आपको आदत लग जाती है, बिकॉज आप भीड़ के सामने खड़े होते हैं तो बोलने की आवश्यकता, कभी अपने जवानों के साथ होते हैं तो बोलने की आवश्यकता, तो धीरे धीरे ये कौशल विकसित हो जाता है। बिल्कुल सही। तो एक छोटे से ब्रेक लिए और रुकेंगे और ब्रेक के बाद जानेंगे कृष्ण चौधरी जी से कि जब भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की बात होती है तो उनकी भूमिका सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि ओवरसीज में भी उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जानेंगे एक ब्रेक के बाद। नहीं, पानी तो पिला दो। 6 महीने तो होने दे। दूध पिए रोज दादा पानी दे दो। अभी कुछ नहीं। उसमें क्यों नहीं? क्योंकि 6 महीने से पहले कुछ और खिलाया पिलाया तो हो जाएगा ध्वस्त। रोज 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का ही दूध समझी। अरे वाह। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स ITBP के DG कृष्ण चौधरी जी आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। सर, अगर हम बात करें कि यहाँ से आगे क्या, तो 55वां स्थापना दिवस है, क्या विजन है आपका? 2-3 बहुत बड़ी प्राथमिकताएं हैं जिन पर हम कुछ दिनों से प्रयास भी कर रहे हैं और सरकार भी इसमें संवेदनशील है। पहला तो यह है कि हमको जो हमारी डिप्लॉयमेंट है उसका घनत्व कुछ बढ़ाने की आवश्यकता है। नॉर्थ वेस्ट में तो कम, मगर उत्तर पूर्व में घनत्व को बढ़ाने की बहुत तत्काल आवश्यकता है। इसके लिए कई प्रस्ताव हमने सरकार को दे रखे हैं और सरकार में उन पर बहुत गंभीरता से विचार भी हो रहा है। तो हमारा अनुमान है कि कुछ, मैं तो चाहूँगा मेरे समय में हो जाए, अभी मुझको 8 महीने बाकी हैं ITBP में रहने के। अगर हो गया तो बढ़िया, वरना समय के साथ तो इनको होना ही होना है। इसके अलावा सिर्फ फोर्स की वृद्धि करने से कोई भी बल सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तो हमको लगातार टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स की ओर ध्यान देना पड़ता है ताकि फोर्स मल्टीप्लायर की तरह से वो काम कर पाएँ। अब 2 पहलू हैं उसके महत्वपूर्ण। पहला तो ये है कि हमारे लिए आवागमन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो हम लोगों ने अभी बहुत अच्छी क्वालिटी की कुछ SUVs खरीदी हैं। गृह विभाग की बहुत सक्रिय मदद के कारण हम टोयोटा फॉर्च्यूनर्स ले पाए, फोर्ड एंडेवर्स ले पाए और उनको हमने अपनी BOP पर लगाया है, उनके टेस्ट हो रहे हैं। मेरा प्रयास है कि जो हमारे लगभग 95 BOPs हैं जो रोड कनेक्टेड हैं, वहाँ तक तो हम एक SUV ज़रूर पहुँचा दें।
क्योंकि होता यह है कि कई बार अगर कोई बीमार पड़ गया या अवकाश पर आना है तो 10-10, 12-12 दिन तक पैदल चल करके आना, या फिर रिमोट लोकेशंस में बसें नहीं मिलती हैं, कोई बस सर्विस तो होती नहीं है, तो बहुत ज़्यादा समय उनका बर्बाद हो जाता है, अवकाश के उतने दिन उनके छूट जाते हैं। अगर हमको कभी रिस्पॉन्स करना पड़ा तो भी हमारे पास द्रुत गति के वाहन होने चाहिए। दूसरा पहलू है कि चूंकि एज यू आर अवेयर द चाइनीज बॉर्डर इज़ वेरी फेमसली कॉल्ड द मोस्ट पीसफुल डिस्प्यूटेड बॉर्डर इन द वर्ल्ड। नाउ सो आवर टास्क इज़ बेसिकली ऑफ सर्वेलेंस, तो हम निगरानी रखना और चौकसी रखना ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता और है। क्योंकि आपने कहा है चौकसी करना, थोड़ा बताइए। जैसे आईटीबीपी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, लोग सेना आर्मी को समझते हैं और कई बार ये सोचते हैं कि आर्मी और मान लीजिए आईटीबीपी सेम काम कर रहे हैं, तो कितना अंतर है या कितनी समानता है? ये कहना बहुत कठिन, किसी एक पैमाने पर इसको एक ढंग से इसको एक्सप्लेन करना बड़ा कठिन होगा, बट मुख्यतः समझने की आवश्यकता यह है कि जिन देशों से हम युद्ध की स्थिति में नहीं होते हैं वहाँ सेना को आगे रखने के बजाय सेना थोड़ा पीछे रहती है बॉर्डर से, और हम चूंकि बॉर्डर गार्ड करते हैं इसलिए जाहिर तौर पर हम बिल्कुल सीमा पर रहते हैं, तो अधिकांशतः हमारी जो चौकियाँ हैं वो सीमा के और नज़दीक हैं। परंतु कई ऐसे क्षेत्र हैं जो संवेदनशील हैं जहाँ पर कि सेना और हम एक साथ लोकेटेड हैं, और वहाँ पर दरअसल हमारी जो गतिविधियाँ हैं उन पर सेना का बहुत प्रभाव रहता है। हम कहाँ पेट्रोलिंग करेंगे, कितनी बार पेट्रोलिंग करेंगे, यह निर्णय भी सेना लेती है। और आपकी लीडरशिप में एक और इनिशिएटिव जो लिया जा रहा है ऊंची पहाड़ियों में, वो है कंपोजिट बीओपी का। जी, मैं अभी आपको बताने वाला था जी। कि मैंने शुरू में आपसे कहा कि वहाँ सबसे बड़ी परेशानी जो हमारे जवानों को है वो है भीषण ठंड की और तरल पानी के अभाव की। जी। तो मैंने जिस दिन से ज्वाइन किया और पहली बार जब अपनी बीओपीज पर गया तो वहाँ देखने के बाद ये एहसास हुआ, आप विश्वास नहीं करेंगे कि लगभग जितने टॉयलेट्स हैं हमारे उन सबको तोड़कर उनके पैन्स बदलने पड़ते हैं हर साल, क्योंकि वो चोक कर जाते हैं और पानी गला कर उसको मेल्ट करके पीना पड़ता है। उसमें थोड़ा हाइजीन की इश्यूज आती हैं, अदर देन द वेरी सिंपल फैक्ट कि मैं चाहूँ तो हाथ बढ़ाकर पानी पी लूँ, ये इतना सामान्य कृत्य है और इसका अभाव कितना सालता होगा मनुष्य को, ये आप अनुमान लगा सकते हैं। तो मैं बिल्कुल एक मिशन मोड में मैं इसके पीछे पड़ गया था कि कोई उपाय निकाला जाए। ढूंढते ढूंढते पता चला कि लद्दाख में लेह में कुछ ऐसे होटल हैं जो कि दिसंबर जनवरी की भयानक ठंड में भी गेस्ट को रखते हैं। तो हमने पता किया क्या उनके यहाँ व्यवस्था है। तो एक तो उनके यहाँ जो कॉपर ट्यूबिंग फ्लोर में लगाकर जैसे यूरोप में होता है उससे वो हीटिंग करते हैं, और दूसरे उन्होंने अंडरग्राउंड सम्प्स बनाकर वहाँ से डायरेक्टली पानी को पंप कर लेते हैं। तो कितनी भी ठंड हो बाहर में, अंडरग्राउंड वाटर रिमेन्स लिक्विड। तो ये जो हम कंपोजिट बीओपी हमने डिज़ाइन करवाई है उसमें एक तो प्रयास ये है कि बाहर कितना भी टेम्परेचर हो जाए अंदर का टेम्परेचर 20-22 डिग्री के पर कायम रखा जाए, और दूसरे के चूंकि हम पानी को अंडरग्राउंड से लेकर और बिल्डिंग के डायरेक्टली अंदर ले आएंगे बिना बाहर एक्सपोज किए हुए, तो वो पानी जमेगा नहीं। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेह में अब 1-1.5 महीने के बाद जितनी वाटर सप्लाई है वो हम बंद कर देते हैं, क्योंकि अगर पानी उनमें रह जाएगा पाइपों में तो सारी पाइपें फट जाएंगी, और उसके बाद जब फिर नॉर्मल टेम्परेचर लौटेंगे तब फिर वाटर सप्लाई चालू होगी। तो ये कंपोजिट बीओपीज की डिज़ाइन हमने बनवाई, थोड़ा साइंटिफिकली इंटेंस डिज़ाइन है, और उसमें पावर सोर्स के लिए हमारा ये प्रयास रहा कि हम जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उन पर डिपेंडेंस को कम करें, क्योंकि अभी डीजल के या केरोसिन के जनरेटर चलाने से उनसे पोल्यूशन भी होता है और फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंस रहता है। और चूंकि लद्दाख के क्षेत्र में धूप की कमी नहीं रहती, 350 दिन बढ़िया धूप रहती है, तो हमने सोलर पावर को उसके लिए चुना है। तो वहाँ सोलर पावर्ड ये कंपोजिट बीओपीज होंगी। मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये थोड़ा महंगा प्रोजेक्ट भी है और उसकी जो साइंस है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं भी थोड़ा इनिशियली घबराया हुआ था कि पता नहीं हम सरकार के इतने पैसे लग रहे हैं, ये सक्सीड करेगा नहीं करेगा। तो किसी ने बताया कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के मामले में आईआईटी रुड़की हमारे देश में प्रमुख मानी जाती है। तो हमने इस डिज़ाइन को फिर आईआईटी रुड़की को भेजा और उन्होंने उसकी वेटिंग करी, कुछ उन्होंने सुझाव भी दिए जो हमने इनकॉर्पोरेट करे हैं, और पहली ऐसी बीओपी अब बनना शुरू हो गई है। हमारी ये उम्मीद है कि प्रयास तो ये है कि मेरे रिटायर होने के पहले मैं उसको देख लूँ, नहीं भी हो पाया तो अगले सीज़न तक वो बीओपी बन के तैयार हो जाएगी। और ये अगर सक्सीड कर गया तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा हमारे जवानों के वर्किंग कंडीशंस में, बिकॉज काम के समय में चाहे कितनी भी परेशानियां हों, जब आदमी घर लौटता है, मतलब शाम को जब वापस लौटे, तब चाहता है कि कम से कम कुछ चैन मिले, तो आदमी सामान्य कपड़ों में आ सके, जब ज़रूरत पड़े तो शौच कर सके, अगर स्नान कर पाए तो बहुत बढ़िया, बट कम से कम मुंह हाथ तो धो पाए, खाना पकाने के लिए, पीने के लिए, इन सब के लिए तरल पानी उपलब्ध हो जाए। यही एक मिशन है जिसके पीछे मैं लगा हूं और मैं आशावान हूं कि ये होगा। एक और सकारात्मक बदलाव का जिक्र करना चाहूँगा। आईटीबीपी की बात करें या अधिकांश पुलिस बल की, देखा गया है कि पुरुषों का ही वर्चस्व रहता है, लेकिन अब तो महिला टुकड़ियां भी हैं, तो 18,000 फीट पर चाहे पुरुष हो या महिला हो, दोनों के लिए मुश्किल रहता है। जी, आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि जब ये लड़कियां अपनी ट्रेनिंग के दौरान भानु में इनकी ट्रेनिंग हो रही थी, तो मेरा उनसे इंटरेक्शन हुआ और मैंने उनसे थोड़ा एक ट्रेपिडेशन था कि पता नहीं महिलाएं हैं, शायद न जाना चाहें या उनको हिचक हो, मगर इतना उमंग और इतना जोश दिखा उनमें,
और मैंने भी उनको समझाया कि अभी जीवन के शुरुआती दौर में जब आप फिजिकली सबसे एक्टिव हैं उस समय में आपको ये कठिन पोस्टिंग्स कर लेनी चाहिए। तो आज 15 बीओपीज़ पर, हमारे हाई एल्टीट्यूड बीओपीज़ पर महिलाएं तैनात हैं और हमने उन पर उनके लिए कुछ जेंडर न्यूट्रल व्यवस्थाएं करी हैं, जैसे टॉयलेट्स अलग ढंग के बनवा दिए हैं, उनको प्राइवेसी की ज़रूरत पड़ती है तो उसकी व्यवस्था कर दी गई है। बल्कि हमने तो अब अपने आईटीबीपी में जितने भी भवन बन रहे हैं उन सबको जेंडर न्यूट्रल बनाने की कोशिश करी है और हमारे डिज़ाइन में जो आवश्यकता थी परिवर्तन की वो हमने कर दिया है, ताकि कल को जब ज़्यादा संख्याओं में महिलाएं आएँ तो उसके लिए फिर भवनों में कोई स्ट्रक्चरल चेंज ना करना पड़े। चलते चलते चौधरी साहब ये बताइए, नेशनल सिक्योरिटी की तो हमने बात की, लेकिन ओवरऑल सिक्योरिटी इंडस्ट्री भारत में आपको लगता है बहुत बढ़ेगी? क्या प्राइवेट सिक्योरिटी का भी बहुत बढ़ता रोल देख रहे हैं और इसलिए आप आग्रह करेंगे कि बेस्ट ऑफ द ब्रेन्स आर इनवाइटेड टू द सिक्योरिटी सेक्टर? पुलिस का जो ट्रेडिशनल रोल था वो धीरे धीरे इतना उलझता चला जा रहा है कि अब जो ट्रेडिशनल रोल्स हैं उनके लिए ही हमारे पास मैन पावर की कमी होती जा रही है। दरअसल अपराधों को का निरोध करना, ताकि वो प्रिवेंट करना और उनका अनुसंधान करना, अपराधियों को सज़ा दिलाना, सड़क पर या समाज में शांति व्यवस्था कायम रखना, यातायात की व्यवस्था को सुदृढ़ रखना, ये हमारे बड़े मौलिक कर्तव्य हैं। मगर इतनी सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे आती गई और सरकार को भी आवश्यकता महसूस हुई कि यहाँ पुलिस को लगाया जाए। तो अब इम्तहानों को कंडक्ट करने में या वेरियस ऐसे ड्यूटीज़ हैं जिनमें के पुलिस लग जा रही है, जिनको कि सरलता से कोई दूसरे संगठन भी कर सकता है, जिसे संभवतः उतने ज़्यादा लीगल पावर्स की या उतने ज़्यादा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस की आवश्यकता नहीं है। तो ये विचार बहुत लंबे अरसे से चल रहा है पुलिस डिपार्टमेंट में भी, और सरकारें भी इस पर सोच रही हैं कि कौन कौन से ऐसे दायित्व हैं जो पुलिस से लेकर आउटसोर्स कर दिए जाएं टू प्राइवेट एजेंसीज, ताकि पुलिस जो है वो अपना प्रोफेशनल काम बेहतर कर सके। और सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट आई थी 10 साल पहले कि पुलिस रिफॉर्म्स हों और रूरल सेंट्रिक होने के बजाय पीपल सेंट्रिक, पीपल फ्रेंडली हो जाए। It's a very difficult problem and generations of police officers इस पर विचार करते रहे हैं और हमेशा ये कोशिश रहती है कि पीपल सेंट्रिक आप बने। बट पुलिसिंग एक ऐसा काम है जिसमें आप हमेशा किसी न किसी के खिलाफ पुलिसिंग कर रहे होते। अनलाइक वेरियस अदर सर्विसेज, चिकित्सक जो है वो उससे आपको राहत मिलती है और वी कैन गो ऑन लाइक दैट। बट आपके पास जब भी दो पक्ष आते हैं तो उनमें किसी न किसी एक के खिलाफ तो आपको होना ही पड़ता है, बिकॉज जिसके भी जो सही है उसके पक्ष में आप जाएंगे तो दूसरा कहेगा कि आप हमारे खिलाफ हो गए। तो एक एडवर्सेरियल रोल सा बना रहता है। प्लस जब लोग उत्तेजित हो जाते हैं और भीड़ जमा रहती है और पथराव होता रहता है, उस समय में जाहिर है कि आप जितना संयम बरत सकें वो आप करते हैं। आपको चोट लगती है, आप परेशानियों को झेलते हैं, लेकिन एक धीरे धीरे एक माहौल बनना चाहिए जिसमें एक अंडरस्टैंडिंग हो कि जो पुलिस का कर्मी है वो भी दरअसल समाज का ही एक अंग है और इस वर्दी के नीचे आई एम ऑल्सो जस्ट अ कॉमन मैन। तो यह उम्मीद रखना कि हम दूसरे जो एरियाज़ हैं लाइफ में उनमें हम बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन पुलिस को हम हमेशा चाहते हैं कि वो लंदन की बॉबी की तरह से प्रोफेशनल भी हो और सज्जन भी हो और सौम्य भी हो, होना चाहिए, निस्संदेह होना चाहिए। मगर एक ही कुएं में से अगर आप 10 बाल्टी पानी निकालें तो ये उम्मीद करना कि 5-6 बाल्टियाँ अगर खारे पानी की भी हों तो 5-7वीं बाल्टी जो है वो मीठी निकले, ये थोड़ा अनयूजुअल है। और सिविक डिफेंस की ओर भी हमें जाना होगा, जो सिविलियंस हैं उन्हें भी हाथ देना होगा जहाँ तक सुरक्षा की बात है। Awareness is growing. The media is playing a very important role. Newspapers are playing an important role. और टीवी पर दूसरे देशों में क्या हो रहा है, दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है, उसको देखकर लोग चेंज कर रहे हैं। बट उसके साथ साथ उम्मीदें भी बढ़ रही हैं, अपेक्षाएं भी बढ़ रही हैं, आकांक्षाएं बढ़ रही हैं। तो जैसा मैंने कहा कि उन सब के कारण एक अधैर्य भी बढ़ता चला जा रहा है। बट पुलिस एक बहुत रोबस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हम हर समाधान निकालेंगे। तो पटना के स्कूल से पटना विश्वविद्यालय, 79 में IPS, शादी, परिवार, उसके बाद अलग अलग महकमों के सम्मानित पदों तक पहुंचना, जिंदगी में आप जब पलट के देखते हैं कोई रिग्रेट भी है? एनी रिग्रेट्स? आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग। आई कैन ओनली से कि अगर जीवन दोबारा जीने को मिले तो मैं फिर संभवतः वही करूंगा जो इस जीवन में किया। कुर्बानी बहुत दी, जब फर्स्ट चाइल्ड का बर्थ था तो भी आप ड्यूटी पे थे। ये तो अब आप सरकारी नौकरी में, मैं कहूँ कि सिर्फ पुलिस वाले के साथ होता है, ऐसा नहीं है। सरकारी नौकरी में कई बार ऐसी आवश्यकताएं आ जाती हैं जिनके कारण आपको पारिवारिक जिम्मेवारियों को थोड़े देर के लिए होल्ड पर रखना पड़ता है, लेकिन उतना भी कठिन नहीं है और आपका परिवार भी धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाता है। तो 24 अक्टूबर 1962 ITBP का गठन हुआ। आज 24 अक्टूबर 2016, 54 साल पूरे हो गए, 55वां स्थापना दिवस है। बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, ITBP के हिमवीर भी देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? अडिग रहें अपने कर्तव्य के मार्ग पर, निष्ठावान रहें, धैर्य रखें और ऑप्टिमिस्ट रहें। हर किसी परिस्थिति में कुछ ना कुछ अच्छा होता है और बुरा समय जब आता है तो ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हताश नहीं होना चाहिए और दृढ़ता के साथ भविष्य का सामना करना चाहिए। और यही शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा आदर्श मूल्य हैं ITBP के। आज ITBP पर और आपके व्यक्तिगत जीवन पर बात करके कृष्ण जी बहुत ही आनंद आया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जय हिंद। जय। नमस्कार।